आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन मतलब ग्रहण करने वाली एंथैल्पी। एंथैल्पी तो आपको पता ही है ना। बंधुता जो होती है एंथैल्पी वो लगभग एक ही होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, गेन मतलब ग्रहण करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करने की क्षमता है वही आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। इसको समझेंगे अच्छे से, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों हमने आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी पढ़ रखा है, पूरा आयनन एंथैल्पी पढ़ रखा है। और आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा क्या होती है हमने पढ़ के रखा था। कोई आपका जो परमाणु है, आपका जैसे मान के चलो ये एक परमाणु है, इस परमाणु कि अगर हमें ये बाहरी मान लेते हैं बाहरी कक्षा है, और इस बाहरी कक्षा से हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। इस बाहरी कक्षा से हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा। क्या बोलते थे? आयनन ऊर्जा। पिछली वीडियो में पढ़ रखा है ना। अब ये हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो आयनन ऊर्जा का उल्टा है ना। इसमें हमें क्या होता है कि जो बाहरी कक्षा होती है उस बाहरी कक्षा, मान के चलो ये आपके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस कक्षा जो है, इस कक्षा के बाहर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब यदि इस कक्षा में हमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है, अगर हमें इस एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में हमें प्रवेश कराना है, जैसे मान के चलो ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें इस कक्षा में प्रवेश कराना है, तो क्या होगा? तो हमें क्या होगा कि भाई इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर हमें प्राप्त करना है, यहां से जो घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन हमें खींचना है हमारी ओर, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी, है ना। होगी कि नहीं? जैसे मान के चलो ये मार्कर रखे हैं, अगर मुझे एक मार्कर उठाना है ना, तो मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलो मैं मार्कर उठा रहा हूं बट ऊर्जा नहीं लगा रहा हूं, तो ये मार्कर उठेगा क्या? नहीं उठेगा, क्योंकि मैं ऊर्जा लगाऊंगा तो ये मार्कर उठ जाएगा। समझ रहे ना। तो किसी भी परमाणु की जो बाहरी कक्षा होती है, उस बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही ऊर्जा आपकी होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ गए आप? ठीक है। और ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो टोटली किस पे डिपेंड होगी? वो टोटली होगी आपका जो नाभिक है, इस नाभिक के आवेश पर। मतलब जो नाभिकीय आवेश है, इस नाभिकीय आवेश पर टोटल डिपेंड होगी। अगर मान के चलो ये जो नाभिक है वो दमदार है, मतलब ये जो नाभिक है वो शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली है। तो ये जो नाभिक शक्तिशाली होगा तो जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ग्रहण कर लिया जाएगा। बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लिया जाएगा क्योंकि नाभिक दमदार है। लेकिन अगर ये नाभिक दमदार नहीं हुआ, नाभिक की आवेश कम हुआ, तो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से ग्रहण नहीं हो पाएगा। सिंपल है भाई, लॉजिक है ना। नाभिक दमदार तो बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण हो जाएगा, और नाभिक दमदार नहीं है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं हो पाएगा। अब आसानी से ग्रहण हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, और आसानी से ग्रहण नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। सीधी सी बात, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है टोटल नाभिक के आवेश के ऊपर निर्भर करती है। नाभिक के आवेश जहां अधिक होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक, कम होगा तो कम, ठीक है। तो आगे मेरे भाई जो नाभिकीय जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है मेरे भाई, ये एक स्वतंत्र परमाणु, क्या ये एक स्वतंत्र, या फिर हम ऐसा कहें ये उदासीन परमाणु का गुण है, ठीक है। उदासीन परमाणु, ठीक है, का गुण होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है स्वतंत्र या उदासीन परमाणु का गुण है। स्वतंत्र या उदासीन परमाणु क्या है? जैसे मान के चलो हमने लिख दिया ये सोडियम, अभी ये सोडियम पे ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, मतलब ये उदासीन है, स्वतंत्र है। अब यदि मैं इस पर लिख दूं Na+, तो अब नहीं बोल सकते स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि अब इस पर क्या है? प्लस है ना। Cl अभी स्वतंत्र है, लेकिन Cl पे माइनस लिख दिया तो अभी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अब इस पर क्या है? माइनस है ना। स्वतंत्र परमाणु ये इस टाइप का होता है, ना कोई इस पर प्लस हो ना कोई इस पर माइनस हो, उसे ही हम उदासीन परमाणु बोलते हैं। तो ये स्वतंत्र या उदासीन परमाणु का गुण है मेरे भाई, ठीक है। आगे मेरे भाई आपको इसमें इतना याद रखना है कि जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मात्रक होता है, मतलब EV।
या फिर इसका दूसरा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख रहा है तो किलो, ठीक है, जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, ये इसका मात्रक होगा, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। जूल अकेला आप जे भी लिख सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो, किलो जूल मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। तो इतना आप याद रखना। और ये मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है एक रियलिटी वैल्यू है, एक वास्तविक वैल्यू है, कोई काल्पनिक वैल्यू नहीं है, कोई तुलनात्मक वैल्यू नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता एक रियल वैल्यू है, एक रियल वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वास्तविक वैल्यू है, वास्तविक मान है, वास्तविक मान है। कौन? इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल जितना हमने समझाया उसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। तो इसकी परिभाषा, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा ही आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोजूल मोल इनवर्स होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता नाभ की आवेश पर निर्भर करती है, अतः नाभ की आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, नाभ की आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। फिर से आपको आगे और लिखना है तो लिख सकते हो, यह स्वतंत्र और उदासीन परमाणु का गुण है, यह एक वास्तविक वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आवर्तिता की, कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है कब बढ़ेगी कब घटेगी। आवर्तिता की भी तो बात होनी चाहिए। आवर्तिता मतलब क्या होता है, कब बढ़ना और ये कब घटेगी, ये होती है ना आवर्तिता। तो इस पर भी हमें बात करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो आपकी हेडिंग अब जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता, इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता। ये आवर्तिता का मतलब जानते ही हो, कब बढ़ेगी और ये कब घटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग में, किस में देखेंगे, वर्ग में, ठीक है। वर्ग की बात हम बार बार कर चुके हैं और यही बात हम आज फिर करेंगे। जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है और ये आपका सोडियम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप इनसे समझ चुके हो तो आप और दूसरा लिख लो, जैसे ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है और ये आपका कैल्शियम, इससे निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सा भी वर्ग आप ले सकते हो। इसका परमाणु क्रमांक 4, इसका 12 और इसका कितना होता है 20। इसके इलेक्ट्रॉन को भरो, इसके इलेक्ट्रॉन को भरो तो पहले में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में फिर कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें भरेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और 2 10 और तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन 2। अगर इसके इलेक्ट्रॉन भरें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 8 कितने हो गए 10 18 और फिर आपके आएंगे 2। तो आप मेरे भाई ये चीज देख रहे हो कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, कक्षाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो जिससे त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। त्रिज्या का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब जब नाभिक से अंतिम कोष तक की दूरी बढ़ेगी तो आपका जो नाभिकीय आवेश है वो नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, नाभिकीय जो आवेश है वो आपका क्या कम हो जाएगा। अब नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा। अब नाभिकीय आवेश जैसे ही कम होगा तो आपका जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से नहीं खींचा जा सकता, आसानी से नहीं ग्रहण किया जाएगा। और जब बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ग्रहण किया जाएगा मेरे भाई तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है जिससे नाभिकीय आवेश में कमी होती है, अतः बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ग्रहण किया जा सकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। क्लियर हुआ मेरे भाई, ये तो आप समझ गए, वर्ग की बात समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब ना हम पहुंचते हैं आवर्त। आवर्त में जस्ट उल्टा होता है, आवर्त में ना बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो आपका वर्ग में किया है उसका जस्ट उल्टा कहां पर हो जाएगा, आवर्त में। मेरे भाई जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, हमें पता है परमाणु त्रिज्या घटती है,
परमाणु त्रिज्या घटेगी, मतलब परमाणु का आकार छोटा होगा। जब परमाणु का आकार छोटा होगा तो जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाएगा, नाभिकीय आवेश अधिक हो जाएगा। जब नाभिकीय आवेश अधिक होगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, और जब बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने आप ही अधिक हो जाएगी, अपने आप ही अधिक हो जाएगी। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, क्योंकि आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, जिससे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अतः बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक हो जाती है। तो ये आप आवर्त का लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ये आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का आवर्त और जो आपका वर्ग है इसमें आपका प्रभाव हुआ। ठीक है, अब मेरे भाई सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्वेश्चन हमारा ये भी है, ये तो अपना हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि जो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, किसकी होती है? ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है। तो मेरे भाई सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है जो सबसे छोटा होगा उसकी होगी। सबसे छोटा कौन है? देखो, आप बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम होती है, मतलब परमाणु आकार छोटा होता है। तो सबसे जो छोटा होगा, सबसे अंत में कौन आता है? फ्लोरीन। तो सबसे छोटा कौन होगा? फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अधिक होनी चाहिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होनी चाहिए। नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता जो अधिक होती है, सबसे अधिक, वो होती है क्लोरीन की। ठीक है, ध्यान रखना, जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? कारण मेरे भाई इसका इतना है कि देखो, आपका जो फ्लोरीन आपका है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9, और इसका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7, है ना। अब इसके 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7, है ना। अब देखना, 2 ही कक्षाएं और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। इसमें 17 हैं, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 7, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? सॉरी, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब देखो, इसका जो आपका आकार है छोटा है क्योंकि 2 कक्षाएं, और इसका आकार जो है वो बड़ा है। क्यों? इसकी कितनी कक्षाएं हैं? 3। इसका आकार बड़ा और इसका आकार छोटा, है ना। अब छोटा आकार और दूसरी कक्षा में कितने? 7 जन। छोटा आकार और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। बड़ा आकार और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। वही बात हो गई कि मेरे पास एक छोटा सा रूम है और उसमें 7 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 7 व्यक्ति। अब यदि 8वां व्यक्ति आके हमसे कहे कि भाई हम क्या तुम्हारे रूम में रह सकते हैं, तो हम उसको जवाब क्या देंगे? हम उसको जवाब देंगे कि भैया वैसे ही तो हम रह नहीं पा रहे, वैसे ही तो हमें सोने के लिए जगह नहीं है, और तुम कह रहे हैं हम रह रहे हैं। इतना छोटा सा रूम है, हम 7 जन रह रहे हैं, अब हम तुम्हें जगह नहीं दे सकते क्योंकि हम बहुत परेशानी से रह रहे हैं, है ना। लेकिन अगर कोई यहाँ जाए और यहाँ आके कहे कि भाई हम आपके रूम में रह सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका बड़ा रूम है ना, ये आपका बड़ा रूम है और 7 जन रह रहे हैं, तो कोई अगर व्यक्ति आता है और कहे कि हम रह सकते हैं क्या भाई, तो वो इजीली कह देगा हाँ आ जाओ, रह सकते हो, क्योंकि 7 जन है और बड़ा रूम है ना, तो आराम से वो प्रवेश दे सकते हैं। मतलब ये जो आपका जो है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रवेश दे देगा, बट ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रवेश नहीं देगा। अब ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रवेश दे देगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, लेकिन ये आसानी से प्रवेश नहीं देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी कम होगी। समझ गए ना। तो ध्यान रखना